जय हिंद साथियों। तो साथियों सी-टेट जुलाई 2023 की तैयारी हम आपको करा रहे हैं, जिसमें आज हमारी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है सीडीपी की, जिसमें हम देखेंगे 50 बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपने बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस। तो हमारा पहला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो साथियों समाजीकरण की प्रक्रिया 3 चरणों से होकर गुजरती है, जिसमें पहले नंबर पर हमारा आता है समाज के नियमों को सीखना। पहले समाज के नियमों को सीखा जाता है कि समाज में हमें किस प्रकार से रहना, किस प्रकार से बोलना, किस प्रकार से बातें करनी है। दूसरे नंबर पर हमारा आता है कि जो हमने समाज के नियम सीखे हैं उनके अनुरूप ही हम व्यवहार करें। और तीसरे नंबर पर हमारा जाता है सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। तो ये 3 चरण होते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 350 ग्राम शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो लगभग 1400 ग्राम स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? तो 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का लगभग 2 गुना हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 5। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? 6 माह में तो वजन 2 गुना हो जाता है, लेकिन 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 3 गुना हो जाता है। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। ध्यान रखना सभी साथियों को कि लड़के की लंबाई जन्म के समय में अधिक होती है लड़कियों से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो ज्यादा तो होती है बालक की, लेकिन कितनी होती है? तो बालक की लंबाई लगभग 20 इंच होती है और बालिका की लंबाई लगभग 19.5 इंच होती है। तो थोड़ा सा अंतर आता है, आधे इंच का, 1/2 इंच का इसमें अंतर आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव के अस्थायी दांत, जिनको दूध के दांत भी कहा जाता है, वो कितने होते हैं? तो लगभग 20 होते हैं। मानव में जो अस्थायी दांत होते हैं वो लगभग 20 होते हैं। मानव के स्थायी दांत कितने होते हैं? तो बचे हुए हमें पता है कि मानव में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। तो 20 अस्थायी होते हैं और बाकी के 12 बचे हुए स्थायी दांत होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 आज की क्लास का। किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं? तो 4 दांत आते हैं, जिन्हें हम अक्कल दांत भी कहते हैं। ये दांत कब आते हैं? किशोर अवस्था में आते हैं। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो जीन पियाजे के द्वारा बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया गया है। वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 12। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो गोलमैन ने बुद्धि के संवेगात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया है? तो आइजैक ने बुद्धि का संरचना सिद्धांत दिया है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं आज की क्लास का। किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? किशोर अवस्था में जो व्यक्ति होता है उसकी सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो वो होती है यौन संबंधी समस्या। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो किशोरावस्था के बाद जो व्यक्ति होता है वो परिपक्व हो जाता है, लेकिन किशोरावस्था में वह बहुत ही चंचल स्वभाव का होता है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होती है? किस अवस्था में हम शिक्षण की विधियों का प्रयोग कर सकते हैं? तो बाल्यावस्था इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? तो किशोर अवस्था में बच्चा ऐसी बातें करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से है? किस सिद्धांत से संबंधित यह विचार है? तो यह है थॉर्नडाइक के निरंतरता के सिद्धांत से। निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था और उसी से यह संबंधित है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है किसका? मानव व्यवहार का। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का ही एक विज्ञान है। चलिए अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 20 आज की क्लास का हमारा। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो यह कथन कहा है ड्रेवर ने। साथियों इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर देखने के लिए बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 21। शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो फीमर जो जांग में स्थित होती है वह शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगर बात करें शरीर में सबसे छोटी हड्डी तो साथियों स्टेपीज, जो कान के पास की हड्डी होती है स्टेपीज, वह मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 23, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो मंडिबल, जो जबड़े में होती है, जो जबड़े में हड्डी जो उपस्थित होती है वह सबसे मजबूत हड्डी होती है। चलिए अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 24, ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसकी त्वचा का रंग कैसा होता है? तो हल्का गुलाबी होता है, और वो 15 दिन के बाद त्वचा अपने स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। जिस रंग का बच्चा होता है वो 15 दिन के बाद आपको एक्चुअल में पता लग जाता है, लेकिन जन्म के समय पर कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 25, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो 18 से 20 घंटे वह सोता है, किंतु वह हर 2 घंटे के बाद जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो लगभग 90% 6 वर्ष तक बालक का विकास हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 27, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 10 वर्ष तक 95% लगभग बालक का विकास हो जाता है, और 6 वर्ष तक कितना बताया था? 6 वर्ष तक था हमारा 90%। अगला प्रश्न देखेंगे, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से लेकर 350 तक हो जाती है, और बाद में यही छोटी छोटी हड्डी आपस में मिलकर पूर्ण संख्या जो 206 हड्डी होती है मानव के शरीर में, उनकी संख्या को प्राप्त कर लेती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 29, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पर निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नहीं लागू हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 30, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो लगभग 25% सीट अनिवार्य करना होगा प्राइवेट विद्यालयों को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 31, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बालकों का भाषाई विकास का क्रम क्या है? बालक किस प्रकार अपने भाषा का विकास करता है? तो वह पहले रोता है, रुदन करता है, उसके बाद बबलाता है, और उसके बाद हाव भाव से वह अपनी भाषा को व्यक्त करता है। चलिए अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 32, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो बालक सबसे पहले व्यंजन बोलता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप सभी के लिए, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो वह एक व्यंजन का उच्चारण करता है, और वह सबसे पहले अपना मां शब्द बोलता है। स्वर का उच्चारण नहीं करता, सबसे पहले वह व्यंजन का उच्चारण करेगा, और व्यंजन में क्या बोलेगा? मां शब्द बोलेगा। चलिए अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 33, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो बालक सबसे पहले अपनी मां की आवाज या भाषा को पहचानता है, इसलिए हम इसे ही मातृभाषा कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 34, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो लगभग 5 वर्ष की उम्र में बालक किसी भी वाक्य द्वारा अपनी बातों को व्यक्त कर सकता है या कर देता है। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहां से होता है? तो अपने परिवार से उसको भाषा का ज्ञान होता है। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे आज की क्लास का, 6वीं कक्षा में पढ़ने वाला बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो लगभग 50,000 शब्दों तक उसका शब्द भंडार हो सकता है, जो 6ठी क्लास में आपका बच्चा पढ़ रहा है। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो लगभग 80,000 शब्दों तक उसका शब्द भंडार हो सकता है। प्रश्न नंबर 38 आज की क्लास का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है लड़कों की तुलना में, मतलब लड़कियां जो है ज्यादातर शब्द को कंठित कर सकती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? भाषा किन किन साधनों के द्वारा सीखी जा सकती है? तो इसमें नंबर पहला आता है अनुकरण द्वारा, यानी कि दोहराकर। कोई जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि उसको बोलना सिखाते हैं कि ऐसा बोलो, तो वो दोबारा दोहराकर बोलता है, तो उसको कहेंगे अनुकरण के द्वारा। दूसरा खेल खेल विधि द्वारा, कहानी सुनाकर भी भाषा सिखाई जा सकती है, वार्तालाप के द्वारा, और प्रश्नोत्तरी विधि से भी भाषा सिखाई जा सकती है। तो ये 5 तरीके हैं भाषा सिखाने के। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 40, लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? तो 6 वर्ष की उम्र तक लड़कियां जो होती है वो संकेतों के द्वारा बात करना सीख जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो भाषा के विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, आइए देखते हैं। पहले नंबर पर आता है लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय और आसपास के वातावरण का प्रभाव हमारी भाषा पर पड़ता है या भाषा के विकास पर पड़ता है। तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा वो कारक नहीं है जो भाषा के विकास को प्रभावित करता है, तो हमें छांटने के लिए भी आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 42, ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? तो मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर है बुद्धि का। कहा भी गया है कि बिना बुद्धि के मनुष्य जो है पशु के समान है, इसलिए मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर बुद्धि का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? तो बुद्धि को सबसे पहले यूनान के दार्शनिकों ने परिभाषित किया था। प्रश्न नंबर 44 आज की क्लास का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया? आधुनिक काल की बात करें तो अल्फ्रेड बिने ने सन 1904 में बुद्धि को बताया है। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया है? तो अल्फ्रेड बिने ने ही मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किया है। उन्होंने बताया है कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, मानसिक आयु बुद्धि और वास्तविक आयु बुद्धि। चलिए प्रश्न नंबर 46 देखेंगे आज की क्लास का, अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? तो फ्रांस के ये रहने वाले थे जिन्होंने बुद्धि को परिभाषित किया था। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो मनोविज्ञान के यह प्रोफेसर थे फ्रांस में। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने ही दिया है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत भी अल्फ्रेड बिने ने ही दिया है, लेकिन उनमें से उनके 3 सहयोगी और थे, स्टर्न, टर्मन और साइमन। चलिए प्रश्न नंबर 49 देखेंगे आज की क्लास का, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो एक कारक सिद्धांत तो दिया था अल्फ्रेड बिने ने, और बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। चलिए अगला प्रश्न देंगे और आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत जो स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए थे वो है जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत। तो साथियों ये थे हमारे आज की सीडीपी क्लास के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन।